सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। अद्वियात की कीमतों में ज़्यादा नहीं महज 262% इजाफा कर दिया गया है। ताहम ये याद रहे कि ये रियासत मदीना है। ये अलग बात कि ये इजाफा, इसकी खबर सुनकर ही रियासत मदीना के बासियों का दम निकल गया। वो चीख उठे हैं, या अल्लाह रहम की गर्दान जारी है। ताहम रियासत मदीना के बासियों को खबर हो कि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान फरमाते हैं कि हमने कीमतें महज उतनी ही बढ़ाई हैं कि लोगों की पहुंच में रहें। ताहम वो लोग जिनकी पहुंच में अब भी ये दवाएं हैं, उनकी तादाद आज भी उंगलियों पर यकीनन गिनी जा सकती होगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने इंकशाफ किया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे से ब्लैक मार्केटिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि इससे पहले गंदम, उसके बाद पेट्रोल, उससे पहले कुछ और उसके बाद कुछ और, वो जो माफियाज ने इजाफा कर कर के खूब दिहाड़ियाँ लगाई हैं, उस वक्त किसी की कोई मदद किसी को, अवाम को, हुकूमत को क्यों कर न मिल पाई। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अदविया साज इदारों के दबाव में आने का तासुर यकसर मुस्तरद कर दिया। अद्वियात की कीमतों में ये इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है। ताहम इसी के साथ साथ अपोजिशन की भी दिहाड़ी लग गई है। अपोजिशन को भी अपने वजूद को एक मरतबा फिर मनवाने का एक मौका, नादिर व नायाब मौका हाथ आया है। अपोजिशन ने इस इजाफे को अवाम दुश्मनी पर मबनी एक कदम बतलाया है। ताहम न जाने क्यों, अगर हम अपनी याददाश्तों को खंगालें तो ऐसे ही पता नहीं कितने इजाफे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार में भी देखे गए, और ये इजाफे उस वक्त भी जस्टिफाइड थे जैसा कि आज वाला इजाफा जस्टिफाइड है। ताहम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आज की दूसरी स्टोरी, वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने अपोजिशन को, पाकिस्तान की अपोजिशन को या फिर नाम नेहाद अपोजिशन को खुली ललकार, खुला चैलेंज दे डाला। उन्होंने कहा अगर आपको इस्तीफ़ा देना है तो दीजिए, अगले दिन ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे। अब ये बात सुनकर हुकूमत मुखालिफ गर्दान करने वाली पाकिस्तानी अपोजिशन को अपने वजूद को साबित करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि वो वाकई अपोजिशन नहीं खेल रहे, बल्कि वो हुकूमत की जो है वो विकेट लेना चाहते ही हैं। ये अलग बात कि इस विकेट को लेने के लिए उन्हें पहले अपने इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। दोनों जमातों की, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान पर बनाई है। क्या इस्तीफ़े दिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने की मुतहम्मिल हो सकती है? इमरान खान साहब ने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा पैदावार करार देते हुए अपने वुज़रा से शिकवा फरमाया। उन्होंने कहा हमारे वुज़रा, अक्सर वुज़रा या बेशतर वुज़रा या कुछ वुज़रा गोल के अपनी ही तरफ, यानी गोल पोस्ट के अपनी ही तरफ जो है वो गोल दाग दिया करते हैं। इस बारे में बात होगी हमारे मेहमानों से। इस पर बेहतर है कि कोई बात ना की जाए। आगे बढ़ते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, तो फिर क्या, मेरी विकेट तो गई। मियां नवाज शरीफ साहब अब अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर तायब हुए। महज 3 अदवार तो एंजॉय किए हैं, और उस दौरान में ये KMC से भी नहीं मिले। यानी हैरा हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। जमहूरियत वो खेल है जिसमें अगर मैं जीत जाऊं तो वो जमहूरियत, और अगर आप जीत जाएं तो वो अमरियत। मोहतरम जनाब साबिक वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि मुझे सजा देते देते मुल्क का बहुत नुकसान कर दिया गया। अब पता नहीं उनका जो नुकसान इस दौरान में हुआ है, जब से वो वजीर आजम नहीं रहे हैं, शायद उसका रोना है, या इस दौरान वाकई जो मुल्क को नुकसान हुआ है या आवाम को नुकसान हुआ है उसी की बखान थी। ये जानेंगे आज अपने मेहमानों से। ताहम बिलावल साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात को कौमी सलामती से मुंसलिक करार दे दिया। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये मुलाकात सलामती से मुताल्लिक तो ज़रूर थी, ताहम कौमी नहीं, खुद अपनी। बिलावल साहब ने मजीद फरमाया कि कौमी सलामती से मुताल्लिक मजीद ब्रीफिंग्स भी लेंगे। आप तो लेंगे, लेकिन जिन्होंने ब्रीफिंग देनी है वो देंगे। पहले इस बात पर
मालूम होना चाहिए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ मोहतरम याकूब शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर सोराब सरकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहतरम जनाब राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बनफ़्स नफीस मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए गुड हो गया। तो अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर बेहतर है कि राना अरशद साहब को गोल करने का मौका दिया जाए। इस दौरान में उम्मीद करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि याकूब शेख साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। जी राना साहब, सर ये फुल टॉस आपकी खिदमत में पेश है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नूरुल आरिफीन साहब आपका, आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमेशा कौमी इश्यूज़ पर बात करने का मौका दिया, और जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया इसमें कोई दो राय नहीं कि 1 साल पहले जब मेडिसिन 15% के नाम पर महंगी करने का आर्डर ख़ुद इमरान अहमद ख़ान न्याई साहब ने फरमाया तो 400% इजाफा किया, किसी और ने नहीं, वो राजा आमर कियानी, वो रावलपिंडी वाले ने, और लोगों का जीना हराम कर दिया, शोर मचा तो एक्शन ले लिया माशाल्लाह अलहाज इमरान अहमद ख़ान न्याई साहब ने, और फरमान जारी किया कि विद इन 72 आवर्स में कीमतें पुरानी बहाल होंगी। तो वो 7 महीने गुजर गए, वो 72 आवर्स नहीं आए। फिर उनको याद आया तो 1 महीना पहले 15% कीमत बहाल की। तो अब क्योंकि आमर कियानी को जब मेडिसिन महंगी करने के बाद नैब ने टेकअप किया तो शायद नैब भूल गए उनको पकड़ना, और उन्होंने हमजा शहबाज को ही पकड़ लिया उनकी जगह पर भी, और वो फारिग हुए मिनिस्ट्री से, उनको सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का भर्ती कर लिया गया, और उनके बाद जनाब जफ़र मिर्ज़ा साहब वारिद हुए। फिर कोरोना में दिहाड़ी लगी। तो अब क्योंकि इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त शौकत खानम के चीफ सीईओ डॉक्टर फैसल साहब को जनाब उन्होंने मिनिस्टर की सीट पर माशाल्लाह विराजमान करवाकर तो फरमान जारी होता है कि 94 मेडिसिन की कीमतें जो हमने 262% बढ़ाई हैं वो कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी। यकीन करें आज लाहौर के जो तमाम मेडिकल एसोसिएशंस हैं वो उसको मुस्तरद कर चुकी हैं। गरीब आदमी का जीना हराम हो चुका है, जिसमें मैं समझता हूँ हेपाटाइटिस के मरीज़, शुगर के मरीज़, हार्ट पेशेंट जो हैं वो परेशान हैं कि इमरान खान साहब कौन सा बदला उनसे लेना चाहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अभी हमारे साथ ऑडियो पे फिलहाल याकूब शेख साहब मौजूद हैं। इस असना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि उनकी डीएसाइन हो जाए और याकूब शेख साहब का रुख रोशन, उसका दीदार भी हमें हो। याकूब शेख साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब मन, मैं अंदाज़े पे आपसे गुफ्तगू फरमाऊंगा। सर ये मुझे बताइएगा, अवाम पाकिस्तान से इस एक रियासत मदीना की हुदूद में ये जो ताज़ा तरीन इंतकाम लिया गया है, जिस पर अभी इज़हार ख्याल फरमा रहे थे मोहतरम जनाब राना अरशद साहब, सर महज 262% इजाफा, और उस पर यह कहा गया है कि अद्वियात की कीमतें महज उतनी ही बढ़ाई हैं कि जितनी लोगों की पहुंच में रहें। सर ये इस्लामाबाद वाले लोगों, वजीरों के बारे में बात हो रही थी कि वज़रा की पहुंच में तो रहेगी, आम आदमी जाए वहीं जहां से वो आता है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि आपकी डीएसएनजी अलाइन होगी तभी आपसे बात हो पाएगी। अभी आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूं तो हमारे नाजरीन क्या सुनेंगे। सोराब सरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना अरशद साहब, जब तक मैं आप ही से दिलबस्तगी का एहतमाम करता हूं। जी मैं अर्ज कर रहा था नूरुल आरिफीन साहब, मैं अर्ज कर रहा था क्योंकि मैं पंजाब कैबिनेट का मेंबर था। यकीन करें हमने हेल्थ काउंसिल बनाई थी, हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को घर में मेडिसिन मिलती थी, और इमरान खान साहब शौकत खानम का नाम लेकर अच्छा दारा था, लेकिन यहाँ तो कैंसर के मरीजों की भी इन्होंने मेडिसिन पंजाब में बंद कर दी हुई है। और उसके बाद जो हेपाटाइटिस के मरीज को मेडिसिन मिलती थी, जो शुगर के पेशेंट को मेडिसिन मिलती थी, इन्होंने हेल्थ काउंसिल्स ही ख़त्म कर दी हैं। जो हम एक THQ को 3 महीने के बाद 50 लाख उनके अकाउंट में बेचते थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो था उसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ आफ्टर 3 और 4 मंथ देते थे। और अब अंदाज़ा लगा लें
कि सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती और जो टेस्ट है वो 4 गुना महंगा कर दिया गया है। सिर्फ मेडिसिन ही महंगी नहीं की, माशाल्लाह बिजली का भी टीका लगा दिया है। और कल ही 20 रुपए फी लीटर ऑयल और घी जो कुकिंग ऑयल है वो भी महंगा कर दिया गया है। दालें भी महंगी कर दी गई हैं। पंजाब में आटा नहीं मिल रहा। लाहौर की डिमांड है 2,30,000 बैग डेली बेसिस पर और एसोसिएशन जो फ्लोर मिल्स की हैं वो 1,30,000 इनको प्रोवाइड कर रही हैं। 1 लाख का गैप है जो कीमत को मैं समझता हूं कि 860 इन्होंने कहा था, लेकिन वो 1200-1300 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं। चीनी का एक्शन लिया तो 110 रुपए हो गए और उसके बाद पेट्रोल का एक्शन लिया तो वो नायाब हो गया था। और अब खान साहब ने क्योंकि एक्शन ले लिया है कि गरीब को सुकून से नहीं रहने देना, और उसके एक्शन के बाद ये रिजल्ट है क्योंकि मेडिसिन हर मरीज ने खानी होती है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। डॉक्टर सोराब सर की फाइनली हमारे साथ मौजूद है उस पार्टी से। याकूब शेख साहब की तमन्ना ही है बहरहाल कि वो हमारे साथ आन मिले। सोराब सर की साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर सोराब सरकी साहब, अपोजिशन का ये कहना कि ये इजाफा अवाम दुश्मन है, ये बात तो ठीक समझी जाएगी क्योंकि मिनिस्टर साहब का ये कहना कि बहुत अद्वियात की कीमतों में उतना इजाफा किया गया कि लोगों की पहुंच में रहे और ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। ब्लैक मार्केटिंग का ना होने देने का मतलब ये नहीं है कि आप दवाओं में 1000% का इजाफा फरमा दें। ये काम तो हिटलर भी कर सकता था, फिर ये रियासत मदीना कैसी हुई। लेकिन सर आप लोगों की जो तनकीद है वो भी तो तनकीद बराए तनकीद ही है क्योंकि आप लोग सब अपने अपने दो अद्वियात यानी अपने अदवार में ये सारे गुल खिला चुके हैं, तो फिर आज आपकी बातों को, आपकी इस तनकीद को सीरियस क्यों लिया जाए? सर बात यह है कि मैं आपको गुजारिश करूं, अद्वियात में भी बहुत सारे एग्जाम होती है। अभी वो ऐसी हैं जो लाइव सेलिंग के गरीब आदमी जो है वो कहता कि गरीब से गरीब तरह आदमी वो इतनी सस्ती थी कि वो कहीं न कहीं से उसको अफोर्ड कर सकता था। दूसरी ये कि अगर कोई आदमी मतलब ज्यादा बड़े तबके का नहीं हो, अफोर्डेबल हो, थोड़ा बहुत खाता पीता हो, वो भी किसी गरीब की मदद कर सकता था। मतलब कहने का ये है कि वो किसी न किसी तरीके से किसी बड़े आदमी हेवीवेट के पास नहीं, गांव के अंदर भी कोई छोटा मोटा जमींदार या कोई दुकानदार किसी गरीब आदमी की मदद करने की पोजीशन में था। ये अद्वियात इतनी महंगी कर दी हैं, अब जो वो बीच वाले तबके का आदमी था जो कुछ न कुछ किसी की मदद कर सकता था, अब उसकी भी पहुंच से दूर हो गई। वो अब मदद कर भी नहीं सकेगा क्योंकि उसकी भी पोजीशन आपको पता है कि बीच में पहले यहाँ पर लोग होते थे कि भाई ये अपर क्लास है, सेकंड क्लास है, ये जो है और गरीब आदमी है। ये तो बीच में पूरा जो सिस्टम जो है पाकिस्तान में जो है ना, वो लोअर मिडिल क्लास का सिस्टम भी वो भी खत्म होता जा रहा है। तो इस हिसाब से हम ये समझते हैं ये जो अद्वियात इन्होंने महंगी की है, इस पे बहुत बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी और लोग जो है वो आपको पता है कि आज पहले भी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमारी पूरी, मैं ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि हम इतनी यहाँ पर गुर्बत है, उनको सही तरीके से हजारों की तादाद में माएँ मर जाती हैं, हॉस्पिटल सही नहीं है। ये मदीना की जो बात करते थे, ये कहते थे कि हम आएंगे पूरा निजाम बदल के रख देंगे। अब भी ये खुद आप ये पंजाब की सूरत हाल आप देखें, वहाँ पर इनकी क्या सूरत है, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है। इस मुल्क में कम से कम जो है लोग जो है ये गोली वगैरह खा के और कुछ न, वो तो अपना जिंदगी कुछ बचा सकते थे, अब वो जिंदगी भी अब ये लोगों से छीन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपोजिशन तनकीद कर रही है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, ये जो इन्होंने अद्वियात जो महंगी की है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ये तो कभी भी मतलब पूरी कोशिश करके जितनी भी हो सके। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर होने के बावजूद आपका ताल्लुक चूंकि अपोजिशन से, इसलिए आपकी बात को सीरियस मेरा ख्याल ही नहीं लिया जाएगा। नहीं ले, आप किसी माहिर डॉक्टर से लें जो कि सर डॉक्टर के नाम पर मुझे याद है याकूब शेख साहब हमारे साथ ऑडियो पर मौजूद हैं, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूँ जी। याकूब साहब, सर
इस वक्त डॉक्टर तो कोई मुयस्सर नहीं है, लेकिन चूंकि आप हुकुमरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने कहा आप ही से पूछ लूँ। जनाब मन, ज़रा इस इजाफे के इस 262% इजाफे के फ़यूज़ व बरक़ात, इसकी बरकतों पर ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए। क्या हमें पाकिस्तान के अवाम को, रियासत मदीना के अवाम को क्या बरकतें हासिल होने वाली हैं इस इजाफे से? बहुत सारे लोग जो हैं वो बताया गया है, मुआविन खुसूसी बरासिया डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया है कि ये अद्वियात इजाफे के बावजूद अब भी लोगों की पहुँच में हैं। सर, ये मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे, पीटीआई के एडवाइज़र्स की बात कर रहे थे, कैबिनेट मेंबरों की बात कर रहे थे, या लोगों का जो है वो इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है सीगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन, पहले तो ये साहब जो बात कर रहे थे मैं इनकी बात पूरी नहीं सुन सका, मुख्तसरन सुन सका हूँ। और वो जो निश्तर बरसा रहे थे हुकूमती पार्टी के ऊपर और निज़ाम के ऊपर, तो पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि जो मुख्तसर बात मैंने सुनी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके जो निज़ाम बनाए हुए हैं वो सबके सामने है, और आज ये शिकायत कर रहे हैं कि हम 2 साल के अंदर वो कुछ नहीं कर सके जो ये 35 साल में नहीं कर सके। तो पहले तो ये इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इनको इस किस्म के स्टेटमेंट देने से पहले अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि आप क्या कर चुके हैं आप तक। और दूसरा जो रेट की जो बात है, सब मेडिसिन की रेट की जो बात है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसकी जो अवाम है उसको उनको तकालीफ में डाला जाए, उनकी ज़रूरत अशिया जो जिंदगी की जो है रोजमर्रा की जो अशिया हैं उनके निर्ख बढ़ाए जाएं, उनकी कीमतों को बढ़ाया जाए। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, ये बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं। और मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए सारी कीमतों को उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन चंद जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों को, जब मैं जहां तक मुझे इल्म है, वो उनको बढ़ाया। सर 94 अद्वियात को अगर आप चंद कह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से शो को वाइंड अप करके घर चले जाना चाहिए। 94 पे आप अगर चंद कहें आपके साथ तो ये जुल्म है। अद्वियात तो मेरे ख्याल में हजारों में होती हैं। तो ये जो भी बड़ी है ये किस मजबूरी के तहत बड़ी है, इसके बैकग्राउंड में मुझे नहीं मालूम क्या मजबूरी है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। बट ये कि गवर्नमेंट की जो एक खान साहब की जो स्टैंड है, जो उनकी जो ख्वाहिश है वो गरीब तक जो रोजमर्रा अशिया की अद्वियात, आपकी बात पर मुझे यकीन नहीं, ईमान है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 2000% दुरुस्त है। लेकिन सर अगर आपकी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आप नहीं चाहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़े, लेकिन पिछले वाले चोर और उससे पिछले वाले डाकू थे, इसलिए आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 4 चांद लगा दिए। चूंकि पिछले वाले चोर और उससे पिछले वाले डाकू थे, इसलिए आपने डॉलर को आसमान पे पहुंचा दिया। चूंकि पिछले वाले चोर और उससे पिछले वाले डाकू थे, इसलिए आपने नवाज शरीफ साहब को उठाया और पार्सल फरमा दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि आपने उन्हें बाहर भेजा इसलिए आप उन्हें वापस लाएं। नवाज शरीफ साहब मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मेरा मैटर ऑफ कंसर्न वो एक आम आदमी है जो अद्वियात की कीमतों, पेट्रोल की कीमतों और इस तरह की अजनास, ये जो ज़रूरी अजनास हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी अशिया का तूफान बलाखेज आया हुआ है। सर अगर आप यही कहते रहेंगे कि ये पॉपुलर डिसीजंस नहीं है, ताहम तौनो करहन हमें ये कड़वी गोली लेनी पड़ी है, तो सर फिर आवाम के ऊपर तो गोले ही चलते रहेंगे ना, और वो भी महंगाई के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो नूरुल आरिफीन, जो आप देखें जो जरूरत है जिंदगी की चीजें हैं, जैसे चीनी है, आटा है, गंदम, जो एक हर घर में इस्तेमाल होने वाली, और गरीब के घर में उसका चूल्हा जलता है, वो उसके बच्चे खाते हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज का तदारुक कैसे किया, आप उसको भी देखिए। आप सिर्फ ये इस तरफ ना देखिए कि यार गवर्नमेंट ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं इसके क्या असबाब है, लेकिन गवर्नमेंट की काविश को भी आपको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। आप देखिए कि आज गंदम के जहाज आपके लग गए हुए, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कम थी। जो लास्ट ईयर था हमारी जो 25 मिलियन टन की जो प्रोडक्शन होती है वीट की, वो नहीं हो सकी थी। आपकी जो प्रोडक्शन जो चीनी की होती है वो 6.5 मिलियन टन की होती है, वो आपके 5.7 मिलियन टन से भी कम थी। तो दोनों सूरतों में जो ये जो अजलास है, दोनों इनकी जो प्रोडक्शन भी आपकी कम थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका सद्देबाब यूं किया है कि आपके जहाज भी पहुंच चुके हैं। इस गंदम के जहाज मौजूद है, बंदरगाह के ऊपर चीनी का भी जहाज मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इन चीजों से होशियार है, और गवर्नमेंट होशियार। सर होशियार पे मुझे याद आया, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो एक सवाल और पूछने की इजाजत चाहूंगा। होशियार पे मुझे याद आया जहांगीर तरीन साहब का, जहाज पे भी मुझे जहांगीर तरीन साहब ही याद आए थे, चीनी पे भी मुझे वही हजरत याद आए थे। सर खैर से अल्लाह का शुक्र है लंदन में खैरियत से हैं, महफूज हैं, खैर आफियत अल्लाह ताला उनकी बनाए रखे। पाकिस्तानी अवाम का क्या है, वो तो अंगूठे लगाने के काम आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा होने के सबब मैं आपसे ये पूछने पर मजबूर पाता हूँ खुद को कि सर वो आपने कहा कि जहाज के
जहाज मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जो गंदुम यहाँ मौजूद थी उसको जहाज़ों में भर भर के यहाँ से रवाना कर दिया गया, उसका हिसाब किसी से लिया? वो जो अरबों खरबों रुपए के डाका आवाम की जेबों पर पड़ा, वो जिसको बताया गया कि जी माफिया है, उस माफिया में से कितनों के सर उतार लिए गए, कितनों को फांसी दे दी गई और आवाम को कितने पैसे रीइंबर्स कर दिए गए? अगर आप जवाब इनायत फरमाएं। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि देखिए, पहली दफा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इन बड़ी माफिया के ऊपर हाथ डाला गया है। आप ये मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा कि ये लोग जो शुगर माफिया है, इसको फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आके चैलेंज किया है। ये बाजू मरोड़ते थे आपके गन्ने के जो फार्मर्स है उनका, ये बाजू मरोड़ते थे गरीब आवाम का, और आज इनसे किसी ने हिसाब ले तो मेरे ख्याल में पहले आपको इसके अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर आके किया तो ये सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए किया कि जहाँ से गन्ने की फार्मिंग शुरू होती है, लोग तो डिस्करेज हो गए थे, इन मिलों के हाथों बर्बाद होके कि गन्ने को लगाना ही छोड़ दिया था, दूसरी फसलों की तरफ चले गए थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक बाकायदा निजाम और पॉलिसी वजह कर लिया। आपके इल्म में आई होगी, ये कल परसों की बात है, जो पॉलिसी वजह हुई है उसमें गन्ने के फार्मर को प्रोटेक्ट किया गया है, उसका जो मिडल मैन का जो रोल है उसको खत्म किया गया है, और गन्ने की और उसकी जो चीनी की और गन्ने की प्रोडक्शन है उसको रिलेटिवली उसी हिसाब से बढ़ाने की कोशिश की गई जिस हिसाब से हमारी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे जो एक पॉलिसी होती है वो बनाई गई। आप मुझे बताइए आज तक क्या ये पॉलिसी थी? नहीं थी। ये वो थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपकी बात 2000% दुरुस्त होगी यकीनन, क्योंकि आप जब रहनुमाई दे रहे हैं तो शक की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन क्या करूं कि ये दिले बेताब मानता ही नहीं कि जब पॉलिसी ना होने के बाद अगर अद्वियात आम आदमी की कीमत में थी तो फिर पॉलिसी लाने वालों से शिकवा हो जाएगा ना जनाब अमन। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। राना अरशद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी राना साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी नूरुल आरिफिन साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार घराने से मेरा तल्लक भी है। चीनी की बात हो रही है तो 10 साल हमने 1 रुपए भी चीनी की कीमत पंजाब में नहीं बढ़ने दी थी और वो 50 रुपए फी किलो रही। और यहाँ पर माशाल्लाह 3 अरब की सब्सिडी देने के बाद एक्शन लेते हैं तो 70 रुपये हो जाती है, 70 के बाद कहते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे तो 90 रुपये, फिर कहा गया फॉरेंसिक करवा लें और आज 110 रुपये रेट हो चुका है। और खान साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हैं और बड़ी गाला से, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जब जाते हैं तो वो हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, उनको क्या पता कि आज अदरक की कीमत 850 थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। ये और डालडा का दमी प्रोग्राम नहीं है सर, हम अदरक और लहसुन की कीमतों में चले गए तो बड़े मामलात हैं सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे वज़ीर आज़म के चैलेंज को जो उन्होंने दिया है पाकिस्तान की अपोजिशन को या फिर नाम नहाद अपोजिशन को, उस एक अपोजिशन को जो सबको एलिमिनेट कर देना चाहती है, उस एक अपोजिशन को जो एक तरफ ललकारती है और दूसरी तरफ फिर खुफिया मुलाकातें करती है। खुफिया मुलाकातों पर हम नहीं आते, हम बात करते हैं फ़िलहाल इस एक चैलेंज तक। जनाब अमन, याकूब साहब मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। ये जो अपोजिशन को ललकारा गया है कि हम अगले दिन ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे, अपोजिशन इस्तीफ़ा दे, बड़ा वैसे जारहाना किस्म का स्टेटमेंट है, पढ़ करके मुझे तो मज़ा आया। लेकिन सर आपके ख़्याल में जिन जिन की रोज़ी रोटी लग गई है, चाहे वो आखिरी मरतबा हो या चाहे पहली मरतबा हो, वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि MPA, MNA, सेनेटर, वज़ीर, सफ़ीर, एडवाइज़र या फलाने ढिमकाने का ताज जो है वो अपने सर से उतार करके और वो एक आम आदमी बनने का रिस्क लें? ये बात आपकी नहीं है नूरुल आरिफीन। ये तकरीबन 2 साल से जब से हमारी गवर्नमेंट आई उस दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हजम नहीं हो रही है अपोजिशन को और अपोजिशन के लीडरों की जो कोशिश है वो कई दफ़ा अपना सर जोड़ के बैठते हैं लेकिन बन नहीं पाती है। बात ये कि उनकी जो स्टेटस को है ना वो चैलेंज हो चुकी है, जो उनकी रोजी रोटी जो का सियासत से बंधी हुई थी वो चैलेंज हो चुकी हुई है। तो मेरे ख्याल में सारी परेशानी यही है और वो वही मजे चाहते हैं जो अब से आप यूँ समझे कि 70 साल से चल रहे थे। अब मेरे ख्याल में जब इमरान खान आए तो उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, अब हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। और जो बारी बारी में जो आप आते थे और फिर इसमें एक दूसरे के लिए मतलब वो गुंजाइश निकालने वाली बात होती थी, एकोमोडेट करने वाली बात होती थी और सारा एहतसाब भी बड़ा नाम होता था।
तो वो चीजें आप नहीं है। इमरान खान मीन्स द बिजनेस की, जो हो चुका वो हो चुका। अब हम पाकिस्तान को सही सीमत में लेके जाएंगे, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना आप पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहे हैं, हम लीडरों के लिए नहीं कर रहे। यहाँ पे आवाम अब तक लीडरों के लिए मरती कुर्ती रही है, लेकिन ये हुकूमत फॉर द फर्स्ट टाइम जो इमरान खान की आई है वो आवाम के लिए कुछ करना चाहती है। तो ये लोग सारे इस वक्त चैलेंज फील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये साथ में बता देना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इनका जो थीम है, इनका जो आइडिया है और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिकने वाला नहीं है। क्योंकि आवाम को मालूम है कि ये इनके जो इनका किरदार रहा है सियासत में, ये खुद महलों माड़ियों के और जमीनों के, असासों के, जायदादों के, मिलों के और बाहर असासों के मालिकान हो गए, और गरीब का जो जिंदगी का मेयार है वो वहीं भी नहीं। सर मयार पे मुझे याद आया, सर मयार पे मुझे याद आया वो वज़ीरा जिनकी तरफ इशारा किया है मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब ने, सर उनके मेयार के बारे में ज़रा सोचिए, ज़रा थोड़ा सा कुछ तफक्कुर मेरा ख्याल है फरमाइए। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का ये कहना, ये पहली मरतबा उनका शिकवा नहीं है कि हमारे वज़ीर माशाल्लाह इतने इन्वर्टेड कॉमास में टैलेंटेड हैं कि ये गोल पोस्ट की अपनी ही तरफ जो है वो गोल कर देते हैं। आप इस पर ज़रा सोचिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर सोराब सरकी साहब, सर सबसे ज़्यादा जो शक की सुई जाती है या खुरा जाता है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत, सिंध हुकूमत को कुर्बान करने का, इस्तीफा देने का रिस्क जो है वो नहीं लेगी। सर ये तो अपोजिशन अनकरीब, इसका मतलब है एक्सपोज होने वाली है, क्या फरमाएंगे? लाइन ड्रॉप हो गई जी। राना अरशद साहब, मेरा ख्याल है आज आप ही के साथ शो करना चाहिए था, क्योंकि जी सर फरमाइए। जी नूरुल आरिफीन साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, खान साहब अपनी अदाओं पर नज़र क्यों नहीं फरमाते? और 25 जुलाई के बाद जो उन्होंने तकरीर की थी उसको देखें कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी फरमा लेंगे। खुदकशी इस्लाम में हराम है। फिर खान साहब खुद फरमाते रहे कि जब हम सऊदीया या दूसरी कंट्रीज़ के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो हमारा ज़मीर हमारा साथ नहीं दे रहा और हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे। तो फिर आपने देखा कि ये कैसे कैसे कर्जे लेने के लिए गाड़ियों के ड्राइवर तक बन गए। हमें इस पर इतराज़ नहीं। आज मुझे ये है कि मेरा वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का था, जो 2016 में मियाँ मोहम्मद नवाशी में UNO में तकरीर की थी कश्मीर की आज़ादी के लिए, आज वो मौक़िफ़ कहाँ पर है? क्या करें हम? 1992 के वर्ल्ड कप और जो एक साल पहले अमेरिका के बाद खान साहब ने जिक्र फरमाया था, कश्मीर कहाँ से आ गए? आज थोड़ा सा तवक्कुफ किस तरह है? सर आपसे जाहिर है आप सर आपसे रहनुमाई का ख्वाह हूं, लेकिन ये कश्मीर इसमें कहां से आया? यहां तो बात हो रही है अपनी नशिस्तों से इस्तीफा देने की। कश्मीर इसलिए कि आज के वजीर आजम ने मुल्क को महंगाई ही नहीं दी, मुल्क की खारजा पॉलिसी जो थी उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर मैं ना मानूं। अब देखना आटे पर एक्शन लिया है तो 85 रुपए किलो जब गरीब घरेलू से शो हो गया है, आटा अदरक चीनी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर इस्तीफा दे करके काम क्यों नहीं खराब कर देते हुकूमत का, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं इशू ये है, जब वक्त आएगा नूरुल आरिफीन साहब इंशाल्लाह इस्तीफा देंगे, जब अवाम को हमारे इस्तीफों की जरूरत होगी। मतलब वक्त कभी नहीं आएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। डॉक्टर सोराब सरकी मुझे सुन सकते हैं आप? 8 महीने इस्तीफे दिए, कौमी असेंबली में नहीं आए, तनख्वाहें ले गए। राइट। डॉक्टर सोराब सरकी हैं लाइन पे हमारे साथ? जी मैं लाइन पे हूं। नहीं करेंगे। राणा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ डॉक्टर सोराब सरकी से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, सर अपोजिशन अनकरीब सुना है कि एक्सपोज ही हुआ चाहती है इमरान खान साहब के इस ओपन चैलेंज के बाद। पीपल्स पार्टी ये मुमकिन है कि लगी लगाई, मतलब अपनी समझ रहे होंगे आप, हुकूमत छोड़ दे, लगी लगाई रोजी कौन छोड़ता है वैसे, लेकिन सर ये मुमकिन है कि जमहूरियत के मुगन्नी जमहूर के लिए ही सही, मुल्क की वो जो हालत इक्तसादी और फलाना और ढिकाना, उसके लिए इतना बड़ा एक बलिदान दे दें? नूर भाई, बात ये है कि आप भी समझ रहे हैं, अगर सही तरीके से पूरी अपोजिशन सही तरीके से अगर एक फैसला कर ले, मेरे ख्याल में भड़के मार रहे हैं हुकूमत वाले, ये 15 दिन भी नहीं रहेंगे। उसमें सब ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल, आप भी पुराने साहब भी हैं, हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस वक्त ऐसी पोजीशन है
कि आप खुद तजिया कर लें पिछली हुकूमतों का, जो चोर डाकू जैसे आपने बड़ा जबरदस्त कहा, अब लोग ये कहने पर मजबूर हैं वो डाकू चोर अच्छे थे इस हुकूमत से। इन्होंने 2 साल के अंदर जो हालत की है वो आपके सामने। बाकी ये है कि अगर ये बिल्कुल आप ये जो टीवी पे चल रहा है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करना चाहता हूँ, अगर सही तरीके से मुत्तफिक हो जाए और इसी पॉइंट पे भी आ जाए कि हमें इस्तीफा भी देना है, तो ये सवाल ही पे 10-15 दिन भी सस्पेंड नहीं कर सकते। सर फजलुर रहमान साहब ने तो पहले ही कहा था कि इस्तीफा दे करके असेंबलियों में ना जाया जाए, जान छुड़ाई जाए इस एक हुकूमत से। ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी, और उस एक वक्त में शहबाज शरीफ साहब और ये बिलावल साहब, ये दोनों इस एक नजरिए के, इस ख्याल के हामी थे, यानी मुखालिफ थे। उस वक्त मेरे ख्याल में ये जो बात है वो मैच्योर नहीं थी, और इनको जो आप ये सारी रोज बातें आप भी करते हम भी करते हैं, चीनी स्कैंडल, आटे के, ये पूरा सारा कैसे पता चलता? फिर तो ये और ज्यादा ताकत के साथ इमरान खान आता और कहते हैं कि भाई उसकी सीटें भी आई और ये बैठे नहीं, उसको आने नहीं दिया। अब 2 साल में तो पूरी, मैं आपको बताऊं कि 3 महीने के अंदर केयर टेकर हुकूमत की भी पॉलिसी आ जाती है, वो भी पता नहीं कितने बड़े बड़े फैसले कर जाते हैं। आपको भी पता है पूरी दुनिया के अंदर केयर टेकर हुकूमत भी पता नहीं क्या क्या कर जाती है। 2 साल हुए, अब आप तजिया कर लें पिछली हुकूमतों का भी, इसका भी। बाकी ये है कि यहाँ पर आना सिर्फ ये कहना कि भाई इमरान खान ईमानदार है और सारे बेईमान है, लेकिन बात यह है कि हुकूमत चलती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो है वो मुल्क को आगे लेकर जाए। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर खिदमत की, काम किया, वो जाहिर है और कंट्रोल में रखा। आपने अद्वियात की बात की, लोगों की जो इस वक्त जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, 94 अद्वियात कभी भी किसी भी आप हुकूमत में देखें कि एक साथ। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं याकूब शेख साहब को एक आर्टिकल की चंद सतूर उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। याकूब शेख साहब, अयाज अमीर साहब, मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार, अपने आर्टिकल बात जो कही वो ठीक है या नहीं आज शाया हुआ है, लिखते हैं, मैं छोड़िए हमारी क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, लेकिन अवाम का एक बड़ा हिस्सा था जिसे इमरान खान से तवक्कुआत थी कि पता नहीं वो क्या क्या मौजज़ात आके दिखाएंगे। वो तवक्कुआत ऐसी पूरी हुई हैं कि जब हुकूमती कारकर्दगी पे बात आए तो आम आदमी का जी चाहता है कि कान पकड़ ले। अब एहतिसाब किया, लोग सियासत से ही बेजार होने लगे हैं। ऐसे में यूं लगता है जैसे जरदारी और शरीफ ड्राई क्लीन होकर के आ गए हैं। आखिर एक ही तकरीर आदमी कितनी बार सुन सकता है, वही घिसे पिटे जुमले करप्शन और एहतिसाब के बारे में। इमरान खान के हामियों ने एक ऐसा तस्वुर बना रखा था कि ये पता नहीं कैसे लीडर साबित होंगे, लेकिन जिस किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं सायों तले ही कर रहे हैं, अपनी सोच कुछ ज्यादा नहीं। सर, इसकी तरदीद फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाइए। देखिए यार, बड़े सहाफ़ी हैं, मैं तो हैरान हूँ कि उनकी ये जो आज उन्होंने जो कुछ लिखा है आर्टिकल, मेरे ख्याल में हक़ाइक़ पे लिखना चाहिए था। वो कुछ सियासी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तो कम्बिनेशन है सियासत और सहावत का। मैं हैरान हूँ कि जो कुछ उन्होंने लिखा, मेरे ख्याल में इस चीज़ को नहीं देखा उन्होंने कि अगर थोड़े बहुत भी इकोनॉमिक्स को जानते होते तो आज उनके जहन में आ जाना चाहिए था कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है और एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर आ चुकी हुई है, तो मेरे ख्याल में ये कुछ लिखने की उनको जरूरत ना आती है। अयाज मीर साहब को हमेशा ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कर क्या रही है और उसके जो नताइज हैं वो क्या आ रहे हैं। अब मैं अरशद साहब की भी बात का जवाब दूंगा। अरशद साहब फरमा रहे थे जी कि कल भी हमने लिए, मैं उस लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बहुत दफा उसके बाद सबसे हो चुकी है। मैं इकोनॉमिक्स की अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक्स आप देखिए कि कोविड के बाद जो सूरत हाल थी पाकिस्तान की और पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक्स सारी बैठ गई थी और हमारे जो ग्रोथ रेट था वो -0.4% हमारा प्रिडिक्ट किया गया था, और आज विद इन स्पैन ऑफ 40 डेज आपका वही ग्रोथ जो रेट है वो आपको 2.5 प्लस पे चला गया हुआ है। तो ये देखिएगा कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो इकोनॉमिक्स की आशारी हैं वो दुनिया में बहुत सारे ममालिक से आगे हैं और हमें उससे पे फख्र करना चाहिए कि हम सस्टेन कर गए हैं। और कोविड को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हैंडल किया, उसके बाद इकोनॉमिक्स को जो स्मार्ट लॉकडाउन के तरीके से हैंडल किया, और फिर उसके बाद मैं एक चीज आपको बताऊं कि इनसे ये पूछिएगा कि आज आप इस बैड वर्स्ट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को आप देख के उसमें आप खड़े हुए हैं कि आपके पास $20 बिलियन के इस वक्त जो वो मौजूद हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व हैं आपके साथ में, अगर आप नजर दौड़ाएंगे अपनी
जो फॉरेन पॉलिसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको फख्र करना चाहिए कि आपने इंडिया को आइसोलेट कर लिया, जो आपको पिछले 40 सर साल से फॉरेन पॉलिसी आपको पे मुझे फौरन एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ये फतवात इंशाअल्लाह ताला का जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अच्छी खबर या दिलपशौरी वाली खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब अब अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर तायब हो गए हैं, खैर से पूरे 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद। और आप यकीन जानिए, मजाल है जो किसी खुफिया इदारे से किसी मुलाकात के नतीजे में वज़ीर आज़म साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब कभी भी वज़ीर आज़म बने हों इस मुल्क में, मतलब अब आप गज़ब खुदा का। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए मतलब अब हमसे मजाक फरमा रहे हैं, और वो भी इस लेवल का। बिलावल साहब ने उस मजाक में अपना हिस्सा डालते हुए फरमाया है कि कौमी सलामती से मुताल्लिक मजीद ब्रीफिंग्स भी लेंगे। अब पता नहीं ये बिलावल साहब को क्यों ऐसा लग रहा था कि ये कौमी सलामती से मुताल्लिक है, लोगों को ये लग रहा था कि ये दर हकीकत अपनी सलामती से मुताल्लिक जो है वो मुलाकात थी। इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इससे पहले कि बात करें रऊफ क्लासरा, मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, तबसरा, बूट पॉलिशिए और लिफाफा सहाफ़ी नामी कॉलम में लिखते हैं, आर्मी चीफ ने खुलकर इन सियासतदानों को सामने बिठाकर ऐसी सुनाई जो उससे पहले कभी ना सुनाई गई होंगी। जनरल साहब का यह कहना कि फौजी तो किसी से मिलने नहीं जाते, ये सिविलियन और सियासतदान ही दौड़ दौड़ कर उनसे राब्ते करते हैं। उन्होंने वहां बैठे ख्वाजा आसिफ को देखकर कहा कि आप ही तो इलेक्शन की रात मुझे फोन कॉल्स कर रहे थे। शहबाज शरीफ को कहा कि आप जब बिलावल भुट्टो के वालिद को सड़कों पर घसीटने के नारे मार रहे थे तो उस वक्त यह मशवरा किसी फौजी ने तो नहीं दिया था। अवाम को दर हकीकत यह तासुर दिया गया है कि सियासतदान तो बेचारे हैं, मजबूर हैं, उन्हें कुछ न कहा जाए, उन पर तरस खाया जाए, उनके साथ हमदर्दी की जाए, और जो लोग, जो सहाफ़ी ये हमदर्दी नहीं करते वो दरअसल बूट पॉलिशिए हैं। जी राना अरशद साहब, खैर से आपकी तरफ आता हूं। सर उमूमी तासुर है, ये एक उमूमी तासुर है, और अब नवाज शरीफ साहब तौबा तिल्ला कर रहे हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अफवाज पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम की फ़ौज है। हमारे अजीज़ो कारब ख़ुद फ़ौज में है। मैं उस नौजवान बहादुर बेटे की अज़मत को सलाम पेश करता हूं जो 24 घंटे बंदूक पकड़कर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि 1985 के इलेक्शन आज़ाद हुए, गो उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग जनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 1988 में वो पार्टी जिसको पीछे छोड़ दिया गया था। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। असल में मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है। मैंने सवाल पूछा है 2020 का और आप मुझे 1985 से शुरू कर रहे हैं, बोर हो जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। सर ख्वाजा आसिफ साहब, क्या जरूरत पड़ी थी आर्मी चीफ को फोन करने की? राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ को लेकर के साबिक आर्मी चीफ के पास दावत उड़ाने के लिए क्यों जाते थे? नूरुल आरिफीन साहब, अफवाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के साथ एक लाज़िम मलज़ूम का तल्लुक है। हमारे वतन की फ़ौज है ना। जब सऊदी अरब का इशू बना था तो मियां नवाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर और जनरल रहील शरीफ साहब सऊदी अरब भी गए थे, ईरान भी गए थे। आज इशू ये है कि शेख रशीद का शख्स नामी कौन होता है? किसी इदारे का तर्जमान बनने वाला, और ख़ुद वो जामिया हफ्सा की बच्चियों का कातिल है शेख रशीद, और वो दर्स देता है। 1000 लोगों को ट्रेन हादसों में मरवा चुका है, 125 हादसे हो चुके हैं। उस शख्स को किसने ये इख्तियार दिया? ये 22 करोड़ आवाम की अफवाज पाकिस्तान है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जब इश्यूज होते हैं, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब जब इलेक्ट्रिसिटी का इशू था और जनरल जुल्फ़िकार साहब को चेयरमैन वापडा लगाया था, और मैं समझता हूं कि ये इदारे लाज़िम मलज़ूम, जब इमरजेंसी लगती है, जब इमरान खान साहब ने हमला किया था, नहीं नवाज शरीफ साहब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के इशू पे आर्मी चीफ के पास गए थे, और इसके अलावा कभी सियासत में, मामलात में हुकूमत हथियाने के लिए कभी नहीं गए। नहीं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अपने मुल्क के जो अदारों के सरबराहान हैं उनकी
गवर्नमेंट से भी मुलाकातें होती हैं और अपोजिशन से भी होती हैं। इस बात की तस्दीक आप परवेज़ इलाही साहब से कर लेना कि 2007 में हुकूमत उनके पास थी और परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि हमारे MNA-MPs को जनरल पाशा साहब जो है वो PTI में भेज रहे थे, और जब हमने मतलब शिकवा किया तो फिर हमें बुलाया गया। ये चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, डॉक्टर सोहराब सर की साहब बोर हो रहे होंगे, मैं उनकी तरफ जाऊं। डॉक्टर साहब मुझे सुन सकते हैं आप? तो खुद क्यों भूल जाते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब के जब मैं आता हूं आपकी तरफ, डॉक्टर सोहराब सर की आप मुझे सुन सकते हैं? इमरान अहमद खान नियाजी साहब थे, कोई और नहीं था। ठीक है, डॉक्टर सोहराब सर की साहब हमारे साथ मौजूद है भाई। जी जी मौजूद है जी। डॉक्टर साहब, सर ये कौमी सलामती से मुताल्लिक ब्रीफिंग्स लेने के लिए इसरार कर रहे हैं, लोगों का तबसरा ये है, लोगों का ख्याल ये है, या शायद गलतफहमी है लोगों को कि ये दरहकीकत अपनी सलामती से मुताल्लिक या अपनी पार्टी अपनी हुकूमत से की सलामती से मुताल्लिक मुतफक्किर थे। तो बिलावल भुट्टो साहब अकेले जाते तो ये महसूस होता कि वो कोई क़यादत की सब गई है, और मैं फौजी तर्जमान ने एक बात कह दी है कि ये गिलगित बल्तिस्तान वाले मसले पे उन्होंने कौमी क़यादत को बुलाया था। बाकी मैं ये जरूर सुन रहा हूँ खासतौर पर नून लीग के मामलात में वो ये आर्टिकल भी आ रहे हैं जो उनकी कंसल्टेशन हुई है। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो बातचीत हुई है वो मेरे ख्याल में कोई फौजी तर्जमान ISPR ने भी कोई ऐसी बात नहीं की है, वो भी इतनी सुनी सुनाई नहीं जा रही है कि बिलावल ने कोई ऐसी बात की है। आपको तो पता है कि हम शुरू से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया है, और ये हमारे भाई जो थे वो सही फरमा रहे थे। उन ज़ाहिर यहाँ पर इस तरह की कोऑर्डिनेशन समझ लें या बातचीत होती रहती है फौज के साथ। बाकी ये है कि मेरे ख्याल में जो ये आपने मेरे से सवाल किया है, बिलावल साहब वो कोई हुकूमत वगैरह बचाने के लिए नहीं गए थे, और इशू होते हैं कौमी सलामती के इशू। और बिलावल साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि हमारे साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बैठ जाते हैं कश्मीर के मामले के ऊपर भी, और अभी जो मामला हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर, लेकिन इलेक्टेड कहें या सिलेक्टेड कहें, जो भी कहें, प्राइम मिनिस्टर वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। राइट, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। याकूब शेख साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा सर, मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। सर इतना सीनियर ऑफिशियल, आर्मी चीफ, वजीर आजम और कोई और अहम ओहदा, सर ये मुमकिन है कि वो महज लोगों से गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन के लिए, मौसम की बातें करने के लिए, किसान भाइयों के दर्द सुनने के लिए, खाद की कीमतों को कम कराने के लिए वो अपोजिशन से मुलाकात करेगा, वो उसके पास इतना टाइम है? या ये अपोजिशन या ये जमातें, या ये जो बात अभी बाजवा साहब की मैंने इसमें पढ़ी है क्लासरा साहब के कॉलम में कि सियासतदान दौड़ दौड़ करके GHQ जाते रहे, ये कौन सी गलत बात है? सर जरा कुछ रहनुमाई कीजिए। देखिए, मैं तो जवाब देना चाहूँगा पहले राना आरफिन साहब की बात का, कि उनकी पॉलिसी अभी तक समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाहते हैं, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, जुबान पे क्या है। वो शेर याद आता है, खूब पर्दा है कि दिल मन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इनका तो कुछ ये सूरत हाल है। और बाकी जहाँ तक आप मुलाकात की बात कर रहे हैं नूरुल आरिफिन साहब, तो वो जो मुलाकात हुई है वो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सिक्योरिटी मामला से मुतालिक हुई है, और ख़ास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल थी उसमें जो इलेक्शन के बारे में ये मुलाकात हुई है, तो उसमें जो चीज़ें ट्रांसपायर हुई हैं ऑनेस्टली मैं तो उसके बारे में मुझे नहीं, मेरे तक नहीं पहुँची है। आप मीडिया वाले आप लोगों तक पहुँच जाते हैं, लेकिन मेरे पास उसकी कोई नहीं है डिटेल से क्या बातें इनके दरमियान में, जैसे आप अभी बता रहे थे अपने जो पहले कलमात आपकी हैं उसमें आप बता रहे थे। बहरहाल ये मुलाकात तो हुई है, इसके बारे में मुझे मालूम है। और ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के मुताबिक जिन पे अपोजिशन से अपोजिशन के उनको एड्रेस करने के लिए जो है, और उसका एक तरीका वजह करने के लिए कि इलेक्शन किस तरीके से कॉन्टेस्ट और वो किया जाए, कंडक्ट किया जाए, तो ये बात हुई है। और बाकी जो है ये सब आपके सामने है, इनके दरमियान में कितनी दरारें हैं, कितने बड़े बड़े शगाव हैं इनकी अपनी विद इन द पार्टीज, कितनी बड़ी बड़ी। तो हमें तो एज अ गवर्नमेंट कोई परेशानी नहीं है कि अगर ये आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं तो बिस्मिल्लाह हूँ। ये पहले भी इकट्ठे हुए हैं, 2 साल पहले भी स्ट्रगल कर देखिए, और एज अ अपोजिशन उनका राइट भी है
करते रहे, हमें उसके ऊपर कोई परेशानी वाली बात नहीं है और इनका हक है ये करें। जब भी कौमी इशू होता है हम तमाम तर तहफ़्ज़ात के बावजूद वोट देते रहे हैं। पीओ पार्टी ने भी वोट दिया है और आप देखें FATF पर हमने कौमी असम्बली में वोट दिया। जब आर्मी कोर्स की बात थी हमने वोट दिया। जब आर्मी के चीफ सर अनफॉर्चुनेटली शो का वक्त खत्म हो चुका है। तीनों मौजूद मेहमानों को एक मरतबा फिर शो में शिरकत पर उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।